गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। अपने चल रही थी वास्तविक संख्या कक्षा 10 की 2 नंबर जो प्रश्नावली है वो, और उसमें भी हमने 2.1 तक कंप्लीट कर लिया। उसमें संख्याओं के समूह हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसके अनुप्रयोग और उससे उसकी सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अक्षेप ज्ञात करना हमने सीखा था, है ना। तो आज हम आगे 2 नंबर विधि कौन सी बच गई अपने कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अक्षेप और एलसीएम ज्ञात करना। उससे पहले मैं आपको एक प्रमेय लिखवाता हूँ या एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो आपने आज तक उस पर काम किया है, बाकी उसको क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। क्या होती है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय? तो इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं वे संख्या जिसमें खुद के अलावा एक और कम से कम एक और संख्या का भाग पूरा पूरा जाए, है ना। तो यहाँ पर मैं एक संख्या ले लेता हूँ 24। अब इस 24 का इस प्रमेय के अनुसार अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनको गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 के हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का तरीका देख लेना, क्योंकि इसी प्रकार से गुणनखंड करके हम अक्षेप और एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग 24 में पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 में 2 का भाग 3 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका भाग लगाएंगे? 3 का भाग आ गया 1। तो ये जो आती है अभाज्य संख्याएं, तो ये गुणनखंड कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। किसके? 24 के। और 24 को क्या लिख सकता हूं इन अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 और 3 अभाज्य संख्या होती है क्योंकि इनमें खुद का ही भाग जाता है, और इनके गुणा के रूप में। अब इनका गुणा करो, 3 दुए 6, 6 दू 12, 12 दुआ 24। तो किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। यही अपनी क्या है? अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है। और इस प्रकार से इस प्रमेय की सहायता से हम दी गई संख्याओं को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर उनकी सहायता से अक्षेप और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 या 3, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये तो थी अपनी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अक्षेप और एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे, है ना। तो आगे 2 नंबर विधि अपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अक्षेप व एलसीएम ज्ञात करना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल की सहायता से समझते हैं।
कि मेरे पास दो संख्याएं 90 और 144, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 90 के अभाज्य गुणनखंड, तो 90 में सबसे पहले देखो 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, लास्ट में का एक अंक 0 है, यानी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, तो किसका भाग लगा के देखेंगे, 3 का। अब 3 का भाग देखो, संख्या देखते ही हम बता सकते हैं 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा, लगा दो, 15 तिया 45। अब फिर से 3 का भाग जा रहा है क्या, 5 और 1 6, अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार, 5 बार। फिर 5 में 5 का ही भाग जाता है 1 बार। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, या 2 गुणा 3 की घात है 2। जब आधार समान होती है तो इनकी घातें जुड़ जाती है, 1 और 1 कितनी होगी, 2, और 5 की घात है 1। यदि किसी संख्या में घात नहीं लिखी हुई, यानी उसके घातांक कितने, 1 है। अब 144 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 7 दूँ 14 और 2 दूए 4। फिर 2 का भाग 36 दूँ 72, फिर 2 का भाग 18 दूँ 36, फिर 2 का भाग 9 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो किसका भाग लगाएंगे, 3 का, 3 बार, 3 का 1 बार आ गया। तो ये तो था 90 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब प्लस नहीं है, गुणा है यहाँ पे। 144 को कैसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, या 2 की घात 1 2 3 4, और गुणा में 3 की घात 1 और 1 2। तो ये तो आ गए 90 और 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब इनकी सहायता से HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये ज्ञात करने के लिए ध्यान से समझ लेना। 90 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात है 2 गुणा 5 की घात 1, और 144 को क्या लिख सकते हैं हम कि 2 की घात 4 और 3 की घात है 2। सबसे पहले HCF ज्ञात करना बता रहा हूं मैं, 90 और 144 का HCF या महत्तम में से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों में 90 और 144 के ये जो गुणनखंड है, इनमें दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है वो लेंगे, और उसमें भी सबसे कम घात वाला, निम्नतम घात वाला। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है और 3 है। अब इनमें से कौन से लेने हैं कि वह गुणनखंड लेना है जिसकी घात सबसे कम हो। तो 2 की घात यहाँ पर 1 है और 2 की घात 4 है, तो सबसे कम घात कौन सी है, 2 की घात 1 है, तो यहाँ पर 2 की घात 1 गुणा में, और कौन सा कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 गुणनखंड कॉमन है। तो अब इनमें देखेंगे घात सबसे कम घात किसकी है, इनकी घात बराबर है तो 1 लेंगे। यह आपका क्या आ जाएगा, HCF। वापस गुणा कर लो, 2 की घात 1 यानी 2 को 2 से 1 बार गुणा करना है, और 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दुआ 18, ये आ गया। तो सर LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चलो हम वो भी देख लेते हैं। HCF में तो केवल वह गुणनखंड लेते हैं जो कि कॉमन हो, दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों के गुणनखंडों में हो। तो इन दोनों के गुणनखंडों में 3 भी है, तो 2 और 3 ही आएंगे HCF में। और LCM में सभी गुणनखंड लेने हैं, सारे के सारे, और जो कॉमन है उनमें अधिकतम घात वाला लेना है। जैसे इनमें ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अधिकतम घात वाला कौन सा हो गया, 2 की घात है 4 गुणा 3 भी कॉमन है, अधिकतम घात कितनी है, 3 की घात 2, तो 5 कॉमन नहीं है। तो LCM में तो जो कॉमन हो या न हो, हमें तो सारे लेने हैं, तो ये 5 की घात है 1। अब इनका गुणा करो, 2 की घात 4 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3, 5 की घात 1 यानी 5, इनका गुणा करवा दो,
2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दो 16, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो 45 को 16 से गुणा कर दो। 16 पंजे 80, 64 और 8 कितने हो गए? 64 और 8 72, 720। ये इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो एक तो तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो केवल वे गुणनखंड लेने हैं हमें जो कि उभयनिष्ठ हो, दोनों में हो, और जो दोनों में है उनमें भी सबसे कम घात वाला गुणनखंड लेते हैं एचसीएफ में, ठीक है। और एलसीएम में सारे के सारे गुणनखंड लेते हैं और एलसीएम में जो गुणनखंड कॉमन होते हैं उनमें सबसे अधिक घात वाला गुणनखंड लेंगे और उनका गुणा करते ही एचसीएफ और एलसीएम आ जाएगा। ये है अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि थोड़ी मुश्किल लगी हो, ये बहुत सरल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी इसी विधि को करने का एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये दो संख्या ले ली, इनका क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो बताओ मैं 90 को क्या लिख सकता हूं? दूसरा तरीका लिखने का विधि यही है कि 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और 144 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें यदि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है ना, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अलग अलग गुणनखंड कर लिए, इस प्रकार से लिख लिए। अब देख लो दोनों में से कॉमन जो गुणनखंड है उनके समूह बनाएंगे। तो ये एक समूह बन रहा है, एक समूह का एक अंक आ गया, ये समूह हट गया। फिर 2 नहीं है, यानी 2 वाले अंकों का समूह नहीं बन रहा है। अब देखते हैं, एक समूह बन रहा है 3 का, तो एक आ गया 3। एक समूह और बन रहा है 3 का, तो एक और आ जाएगा 3। तो समूह इतने ही बन रहे हैं, उभयनिष्ठ इतने ही हैं, तो ये इनका एचसीएफ हो जाएगा। 3 3 9, 9 2 18। अच्छा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अलग अलग गुणनखंड कर लिए और दोनों में जो उभयनिष्ठ है, दोनों में जो कॉमन है, उनका समूह बना के एक एक अंक लिख दिया, तो वो आ गया एचसीएफ। तो अब एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे? एक तरीका तो हमने देख लिया कि इनसे ही हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है क्या? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए इनका साथ में गुणनखंड भी कर सकते हैं हम। दोनों संख्याओं को एक साथ लिखो और गुणनखंड करो। दोनों में से किसी भी एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग लगाएंगे, उसके बाद 3 का भाग, उसके बाद 4 का भाग, इस प्रकार से। तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो लगा दो 2 का भाग। 90 में 2 का भाग गया 45 बार और इसमें भाग गया 72 बार। फिर से देखो, किसी में 2 का भाग जा रहा है क्या? 45 में नहीं जा रहा, जबकि 72 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग लगा दो। 45 में तो नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 36 बार। अब फिर से देखो, 2 का भाग जा रहा है क्या? 45 में नहीं जा रहा, जबकि 36 में 2 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा? 18 बार। फिर से इसी प्रकार से इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो ये 45 और ये 9। अब 2 का भाग जा रहा है क्या? अब दोनों ही संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो अब देखेंगे दोनों में से किसी भी संख्या में 3 का भाग जा रहा है क्या? तो दोनों ही संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, लगा दो। 45 में 15 बार, 9 में 3 बार। फिर से 3 का भाग जा रहा है 5 बार, ये 1 बार, फिर 1 और 1, 1 1 आ गए। तो अब ये जो गुणनखंड है ना, इनका गुणा करते ही एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इनका गुणा करो, वही आगे जो हमने पहले लिखे थे। तो ये आगे 16 और ये 45, 720। तो एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यदि इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हो तो देखो, एचसीएफ के लिए तो अलग अलग गुणनखंड करेंगे, फिर दोनों में क्या, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनका समूह बनाएंगे और एक समूह का एक अंक लिखेंगे, ठीक है। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे? हमें जितनी संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करना होता है या एलसीएम ज्ञात करना होता है, उनका साथ में गुणनखंड कर लेंगे। साथ में गुणनखंड करने पर जो गुणनफल आएगा अभाज्य गुणनखंडों का, वही अपना एलसीएम बन जाएगा। तो ये था। अब आगे क्या सिद्ध करवाएगा? मैं पहले आपको कुछ संख्याएं दे देता हूं, आपके किताब के सवाल दे देता हूं।
उनके आप क्या ज्ञात करोगे, HCF और LCM। अच्छा, इसमें एक काम और करके बताता हूं जो मैंने पहले भी बताया है कि दो संख्या कौन सी थी, 90 और 144। अच्छा, HCF कितना है अपना, 90 और 144 का HCF कितना आया है, 18, और LCM कितना आया है, 90 144 का LCM आया है 720। अब यदि मैं आपको कहूं कि ये भी आप सिद्ध करके बताओ कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, यदि मैं ये कहूं तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि सिद्ध करना है क्या, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर उनका HCF गुणा LCM। तो पूर्णांक दिए हुए हैं, HCF LCM हमने ज्ञात कर लिया, इसमें मान रख दो। पूर्णांक है 90 144 बराबर HCF 18 और 720, इनका गुणा करो आप, पता चल जाएगा। 9 चौक 36, 36 और 3 39, और 9 और 3 है 12,960। अब इनका गुणा करना 0, अगर सीधे गुणा नहीं हो रहा है तो आप किसी भी प्रकार से इस प्रकार कर लो, चाहिए गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो 0 8 2 16, 56 और 1 है 57, 0 2 7, तो 0 6 7 और 2 9, 7 और 5 12, कितना आ रहा है 12,960 आ रहा है। तो अब देख लो बराबर आया कि नहीं आया। तो यदि मैं आपको HCF LCM ज्ञात करने के बाद में ये कहूँ पूर्णांकों का गुणनफल भी ज्ञात करो, गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM सिद्ध करो, तो हम इस प्रकार से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हमने 2.2 में क्या सीखा है, अभाज्य गुणनखंड करना सीखा है, और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF और LCM ज्ञात करना सीख लिया ना। तो आपके प्रश्नावली 2.1 2.2 के 3 सवाल मैंने लिखे हैं जो कि आपको करने हैं। और पहला सवाल यह है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। केवल अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनको गुणा करके गुणनफल के रूप में लिखना है, जैसा हमने सबसे पहले देखा ही था, जो हमने प्रमेय लिखी थी ना, उसमें अंकगणित की मूलभूत प्रमेय में जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, उस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनको गुणा के रूप में व्यक्त करना है, केवल इनका, ठीक है। 2 नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करो तथा सत्यापित करना है कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो क्या करेंगे, ये देखो एक एग्जाम्पल मैंने बहुत ही अच्छे से दोनों तरीकों से HCF और LCM ज्ञात करना बताया था ना। तो ये आप फिर से सबसे पहले ये सवाल करोगे, ठीक है। उसके बाद में पहला और दूसरा, तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, HCF लिखना है, LCM लिखना है, और लास्ट में क्या लिखना है कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसमें मान रख के पूर्णांकों का गुणनफल इधर लिखेंगे, HCF और LCM का गुणा इस तरफ लिखेंगे। RHS में दोनों साइड क्या आएगी, हमेशा बराबर, इनके गुणनफल बराबर आने हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल। तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें केवल HCF और LCM ज्ञात करना है, आगे ये सिद्ध नहीं करना है। तो इनमें केवल क्या करेंगे कि HCF ज्ञात करने के लिए अलग अलग गुणनखंड कर सकते हैं, और जो बेनिस्ट है वो गुणनखंड लेंगे, और LCM में क्या करते हैं, LCM ज्ञात करना है तो तीनों संख्याओं का एक साथ गुणनखंड कर लेंगे। तो ये आपके 3 सवाल हैं 2.2 के, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों के तीनों सवाल किस पर आधारित है, अभाज्य गुणनखंड पर। तो आप एकदम अच्छे से ध्यान से ये तीनों सवाल करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में किसी के समस्या आ रही है, या किसी सवाल में समस्या आ रही है, या लिखने के तरीके में की समस्या आ रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछेंगे कौन से सवाल आपने कर लिए और कौन से नहीं किए, बिल्कुल बताएंगे। तो आज का काम आपका यही है कि अभाज्य गुणनखंड करने पर अभ्यास करें, जितने सवाल दिए वो सारे सवाल कंप्लीट करेंगे, और होमवर्क तो कंप्लीट करना ही है। और इस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछेंगे।